पूरी गोदी मीडिया इस खबर को बिना डकार लिए हजम कर जाता है। इस पर गोदी मीडिया इतना शोर मचा देती है जैसे पुलिस ने पत्रकारों को नहीं, आतंकवादियों को पकड़ लिया हो। अब जैसे ही आंकड़ा सामने आता है, तुरंत ही इसकी ओर से जनता का ध्यान भटकाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जातीय जनगणना और ओबीसी का आरक्षण ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका मोदी सरकार के पास कोई काट नहीं। बहुत सारे तुरुप के पत्ते बचा कर रखती है और समय आने पर उनका इस्तेमाल करती है। अब जरूरत थी इन दोनों मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की, और तभी से संजय सिंह सरकार की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उनका गिरफ्तार होना तो तय था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर को लाखों की भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठी होती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। पूरी गोदी मीडिया इस खबर को बिना डकार लिए हजम कर जाता है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी करती है, जिसमें ओबीसी की जनसंख्या 63% से अधिक होती है। अब जैसे ही आंकड़ा सामने आता है, तुरंत ही इसकी ओर से जनता का ध्यान भटकाने की तैयारी शुरू हो जाती है और अगले ही दिन यानी कि 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापेमारी की जाती है, जिसमें अभिसार शर्मा सहित कई पत्रकारों को दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लेती है, जो कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा वार है। इस पर गोदी मीडिया इतना शोर मचा देती है जैसे पुलिस ने पत्रकारों को नहीं, आतंकवादियों को पकड़ लिया हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के धरने वाली बात आम जनता तक पहुँचानी चाहिए, उसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर दिया जाता है और देश को सच्चाई बताने वाले पत्रकारों को आतंकवादी बना दिया जाता है। जातीय जनगणना और ओबीसी का आरक्षण ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका मोदी सरकार के पास कोई काट नहीं है, लेकिन शायद पत्रकारों पर छापे से भी काम नहीं बना। तो अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हाँ, उससे पहले 3 अक्टूबर की रात को ही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो भी बहुत ही अमानवीय तरीके से। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनको 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता का कहना था कि मेरे बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, भविष्य में उसका परिणाम सुखद होगा। संजय सिंह ने खुद जेल जाने से पहले ये कहा था कि हमें मरना मंजूर है, डरना नहीं। अब शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना ये था कि केंद्र सरकार शराब घोटाले को लेकर पिछले 15 महीने से हम पर निशाना साध रही है, लेकिन 15 महीनों में जांच में केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अगर ऐसा कोई घोटाला हुआ होता तो अब तक न जाने कितनी संपत्ति बरामद हो चुकी होती। इधर मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है तो ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाती है। इस पर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी कोई अचानक नहीं हुई थी। यहाँ आपको भाजपा की राजनीति को समझने की बहुत जरूरत है। भाजपा की नीति है कि वो अपने बहुत सारे तुरुप के पत्ते बचा कर रखती है और समय आने पर उनका इस्तेमाल करती है। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि संजय सिंह देश के हर जरूरी मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। जैसे हाल ही की बात ले तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो धरना दिया गया था, वहीं पहुंच गए थे और कर्मचारियों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ बोले। फिर जब न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर रेड पड़ी, तब भी उन्होंने ट्वीट करके चीन और अडानी के खिलाफ बोला। आपको याद होगा, जब संसद में उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने के लिए कहा तो उनकी संसद की सदस्यता ही रद्द कर दी गई थी। और तो और उनके संसद के उस बयान को बुलाया नहीं जा सकता जब अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तब संजय सिंह ने कहा था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। संसद में संजय सिंह की आवाज अलग ही गूंज रही थी और तभी से संजय सिंह सरकार की आंखों में खटक रहे थे, इसलिए उनका गिरफ्तार होना तो तय था। सिर्फ इंतजार था सही समय का। और जब 1 अक्टूबर को धरना दिया गया तो गोदी मीडिया को चुप कराने के बाद भी जनता तक धरने की खबरें पहुंच रही थी, क्योंकि अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार जो थे। और अगले ही दिन जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सामने लाकर रख दिए तो टेंशन और बढ़ गई। अब जरूरत थी इन दोनों मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की। अब न्यूज क्लिक पर कार्यवाही की व्यवस्था भी बहुत पहले से बनाई हुई थी, लेकिन ये तुरुप का इक्का भी सरकार ने बचा के रखा हुआ था। बस जरूरत थी सही समय की। अब यही वो सही समय था जब इसका इस्तेमाल किया गया और न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापा पड़वा दिया गया। लेकिन इससे काम नहीं बना तो अगले ही दिन सरकार ने अपना दूसरा तुरुप का इक्का चला,
जिसकी पहले से ही तैयारी थी और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे राहुल गांधी पर जिसने मोदी सरनेम का केस डाला था, वो खुद गायब था और केस में कुछ खास चल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में ये तस्वीर दिखाकर मोदी और अडानी के रिश्ते के बारे में सवाल उठाए, वैसे ही इस केस में एकदम तेजी आ गई और तुरंत कार्रवाई हुई, सजा सुनाई गई और राहुल गांधी से उनका घर और संसद की सदस्यता छीन ली गई। दोस्तों, बात बहुत सीधी है अगर कोई समझना चाहे तो। अब बात आती है कि अगर अब भी लोगों का ध्यान इन मुद्दों से नहीं हटा तो मोदी सरकार क्या करेगी। लेकिन मोदी सरकार के पास अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड बाकी हैं और वो कार्ड है सत्यपाल मलिक। जी हाँ, ये तो अब तक आप सबको पता होगा कि पुलवामा वाले मुद्दे पर कैसे सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार की सारी पोल खोली थी और अब तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने देशवासियों को सावधान रहने के लिए बोला है और कहा है कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। तो सत्यपाल मलिक के कार्ड का कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे मोदी सरकार के पास इसके अलावा भी कई कार्ड बाकी हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल हो या फिर टीएमसी के नेता। अगली घास किस पर गिरेगी, ये देखने वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।